हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर। हम लोग किसमें थे? गुट निरपेक्ष। लेकिन रियल में किसके साथ थे? रूस के साथ। एयरफोर्स को पास में रखे रहिए, जहां लड़ाई हो रहा है ना वहां से 100-200 किलोमीटर दूर रखिए। अब मेन स्ट्राइक में तबातोड़ मार के चली जाती है वो। बाप ससुरा दूसरे के खेत में लड़ाई होगा, जीत गए तो वो फायदा, खेत जरल तो उसका। इस बीच कहा जाता है देहात में न रोए के रहनी तले अखिए खुदा गई। चेन्नई में मैच होने वाला था, श्रीलंका के खिलाड़ी आने वाले थे, विरोध कर दिया सब, यहाँ श्रीलंका के खिलाड़ी नहीं खेलेगा सब। अमेरिका खूब खुश हो गया, वाह अगर यहाँ हमको सेना का अड्डा मिल जाए एकरा तो कूच देंगे हम, एक श्रीलंका में से यही भगाया था और कूच देंगे। यहाँ से नेपाल इसको चाइना को बड़ी मजा ले रहा था, तोरो कूच देंगे। उधर अमेरिका बोल रहा है एयरपोर्टवा बनाए, ठेका चालू करें, का भाग तुम यहाँ से, तुरंत भाग, छोटा कहीं का तोरे चक्कर में यहाँ सब हो रहा, हम नहीं समझ रहे। यहाँ पे 46 साल तक चलने वाला ये सबसे जबरदस्त युद्ध था, शीत युद्ध। इस शीत युद्ध में एक भी गोलियां नहीं चलाई गई थी, डायरेक्ट ये युद्ध चल रही थी अमेरिका और यूएसएसआर। उस समय सोवियत संघ नाम था इसका, उस समय 15 देश थे सब, इसका नाम क्या था? सोवियत संघ, जिसे अभी आप रूस देख रहे हैं। इन दोनों के बीच में भीषण युद्ध को क्या कहा गया? शीत युद्ध। इन दोनों ने आपस में एक भी गोलियां नहीं चलाई, एक भी गोली नहीं चलाई, लेकिन पूरी दुनिया में लाश का ढेर बिछा के रख दिया, पूरी दुनिया में कटवा के रख दिया शीत युद्ध के चल। अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया उसके फेवर में रहे, उसके हिसाब से काम करे। रूस चाहता था कि पूरी दुनिया उसके फेवर में रहे, उसके हिसाब से काम करे। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसे कहा गया पहली दुनिया। जो देश अमेरिका के साथ थे उन्हें क्या कहा गया? पहली दुनिया। और जो देश रूस के साथ थे उन्हें क्या कहा गया? दूसरी दुनिया। और इसी पहली दुनिया के चक्कर में, दूसरी दुनिया के चक्कर में पूरी दुनिया तबाह हो गई। जो गया अमेरिका के फेवर में उसको रूस धो देता था, डायरेक्ट अमेरिका को नहीं धोता था, जो गया उसको धो देता था। और जो रूस के फेवर में गया उसे अमेरिका धो देता था। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, आपका यहां देखिए इराक, कौन देश? इराक, सीरिया, ये किसके फेवर में थे? सब रूस के फेवर में। अमेरिका यहां विद्रोह खड़ा करा के धूर दिया किसको? इन लोग को। आप बताइए क्या अमेरिका ने रूस में एक को गोली चलाया? क्या रूस ने अमेरिका पे चलाया? सद्दाम हुसैन चल गए। क्या हमें पहली दुनिया में जाना चाहिए कि दूसरी दुनिया में? हा? ये समस्या भारत के सामने थी उस समय जब देश आजाद हुआ था और अंग्रेज हमें अंधेरी गली के मुहाने पे छोड़ के चले गए थे, जहां पता ही नहीं था कि कैसे क्या चीज चलता है। हम लोग यहाँ तो राजतंत्र था, उसके बाद अंग्रेज आए, सब लोकतंत्र पता ही नहीं था। बहुत सारी चीजें सिखा के भी गए थे अंग्रेज, क्योंकि हम लोग को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना नहीं करनी थी, सारा सिस्टम पहले से था, संसद क्या होता है सब पहले से था, तो हम लोग को तो मिल गया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के सामने सबसे समस्या थी, ये जवाहरलाल नेहरू के समय का सबसे अच्छा स्टेप था, गुट निरपेक्ष। क्या था? गुट निरपेक्ष। हम किसी दुनिया में नहीं रहेंगे, हम लोग एक अपनी दुनिया बसाएंगे। समझ आ गया कि नहीं? हम लोग क्या करेंगे? एक अलगी दुनिया। अलगी दुनिया का नाम रह गया तीसरी दुनिया। कौन सा दुनिया? तीसरी दुनिया। इस तीसरी दुनिया में जवाहरलाल नेहरू अकेले पड़ गए थे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि भारत से तो जवाहरलाल नेहरू ही नेतृत्व कर रहे थे। अब जैसे मान के चले विदेश में जाएंगे तो नरेंद्र मोदी माने भारत हो जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं? तो जवाहरलाल नेहरू यहां से किए, मिस्र को कहें कि देख भैया तू बर्बाद हो जाएगा, तू मेरे साथ है, और इंडोनेशिया को अपने साथ ले लिए और यूगोस्लाविया को अपने साथ ले लिए। 4 गो देश के प्रधानमंत्री, 4 लोगों का ग्रुप बनाया। कौन सा ग्रुप? 4 लोग। याद रखिए भैया, गुट निरपेक्ष नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, नॉन एलाइजिंग मूवमेंट 1961, नॉन एलाइजिंग मूवमेंट 1961। हम किसी भी गुट में नहीं है, इसे कहा गया गुट निरपेक्ष। कौन सा? गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष आंदोलन 1960 से 61 का सबसे बड़ा आंदोलन था। कब चालू किया गया? 60 से 61 के बीच में। गुट निरपेक्ष आंदोलन किसने चालू किया? जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहा कि हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे, क्योंकि गुट के चक्कर में हम बर्बाद हो जाएंगे। अब बताइए, अगर ये आंदोलन अकेले नेहरू चालू किए रहते तो दिक्कत हो जाता भाई, अकेले सबके निशाने पे हम आ जाते कि ढेर होशियार बन रहा है, क्या पता ब्रिटेन से आजाद होकर अमेरिका या फ्रांस रूस के गुलाम हो जाते, और हो जाते तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं था। आज भी हम लोग रूस और अमेरिका के इतना पावरफुल थोड़े हैं आज के वक्त में भी, उस वक्त की तो बातें छोड़ दीजिए। तो नॉन एलाइजिंग मूवमेंट चालू कर दिया गया, हम किसी भी गुट में नहीं है। इसे कहा गया तीसरी दुनिया। कौन सी दुनिया? तीसरी दुनिया। इसी को कहते हैं दक्षिणी दुनिया। कौन दुनिया? दक्षिणी दुनिया। इसी को कहते हैं विकासशील देश, कि अभी ये डेवलपिंग फेज में है। तो डेवलपिंग फेज होने की वजह से चक्कर पकड़ नहीं करना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या चालू कर दिया? गुट निरपेक्ष। और भारत किसी भी पक्ष में नहीं गया। लेकिन एक बात पता था भारत को कि हमेशा कोई ना कोई ऐसा शक्तिशाली आदमी से पहुंच बनाए रखो कि जरूरत पड़ने पर वो काम आ सके। तो चुपके से समझौता किससे हो गया था? रूस से, कि भैया हम लोग कभी कभी भाई भाई की तरह रहेंगे, लेकिन दुनिया के सामने क्या रहेंगे? गुट निरपेक्ष। हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर।
हम लोग किसमें थे? गुट निरपेक्ष। लेकिन रियल में किसके साथ थे? रूस के साथ। लेकिन हमारी नीति हमेशा स्वतंत्र रही थी। ऐसा नहीं था कि रूस ने जो बोल दिया हम वही करेंगे। हम लोग अपना सोच समझ के रखते थे। इस बीच में रूस के साथ एक दगाबाजी हो गई। प्रकृति ने धोखा दे दिया रूस को। रूस की सेना बहुत विशाल थी और प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा लात खाया था कोई तो रूस। और रूस का ऊपरी भाग समुद्र से पूरी तरह बर्फ से ढक जाता है। ये एरिया क्या हो जाता है? ढक जाता है बर्फ से। अब बर्फ से ढक जाने की वजह से इस एरिया से आप नौसेना नहीं ले जा सकते। और दूर की लड़ाई में जब भी काम आएगी तो नौसेना काम आएगी, एयरफोर्स काम नहीं आती है। आप खुद देखिए ना, फ्रांस है ना, फ्रांस और ये भारत है, यहां से राफेल जहाज आ रहा था तो दुबई में रुक के तेल भरा और के बाद भारत में आया। डायरेक्ट आ जाए, आएंगे नहीं। और पायलट का हालत खराब हो गया, बाप रे बड़ी दूर से आ रहे हैं। दूर की लड़ाई में एयरफोर्स काम नहीं आती है, स्ट्राइक के काम में आती है एयरफोर्स। एयरफोर्स को पास में रखे रहिए, जहां लड़ाई हो रहा है ना वहां से 100-200 किलोमीटर दूर रखिए। अब मेन स्ट्राइक में तबातोड़ मार के चली जाती है, वो बढ़त देने का काम करती है एयरफोर्स। बड़ी लड़ाई में नहीं आएगी, मतलब आपको लगेगा दूर की लड़ाई में काम आ जाए तो नहीं आएगी। अब थल सेना वो तो जाएगी 3 महीना बाद। वहां पे कौन काम आता है? नौसेना। नौसेना की जहाजें इतनी बड़ी रहती हैं जिसका कोई हद नहीं। भाई एक पूरा का पूरा शहर बना रहता है उसमें। अब पूरी नौसेना की जहाजें क्या होती हैं? बहुत बड़ी होती हैं। नौसेना की जहाज में बैठिए, सारे लोग की नौसेना बैठेगी, नौसेना यहां ले आके अपनी जहाजें लगा देंगे सब लाइन से। उस जहाज के ऊपर दुनिया भर के एयरफोर्स रहेंगे। विमान वाहक पोत होते हैं ना, जहाजे के ऊपर लैंड कर जाते हैं। वहां से तोप टैंक मिसाइल मारते रहिए धड़ाधड़। ये एरिया खाली हो जाएगा तो जहाजिया किनारे ले आके थल सेना को उतार दीजिए। क्या कर लिए? उतार दीजिए थल सेना। इतना एरिया कब्जा होगा, थल सेना 1 महीना के अंदर एयरपोर्ट बना देगी। यहां से जहाज ले आके एयरपोर्ट में उतार दीजिए, हाँ ये एरिया मेरा हो गया। अब उधर से ना थूरा जाता है धीरे धीरे। तो दूर की लड़ाई में हमेशा कौन काम आएगा? नौसेना। और नौसेना रूस की फंस गई ऊपर बर्फ में फंस गई। और जबकि अमेरिका की नौसेना यहां से यहां खोपड़िया पे जा सकती थी और यहां से मार देती। अब का रूस का कि ले भाई साहब, अब तो हमको इधर से आना पड़ेगा, इस एरिया से मारना पड़ेगा, बड़ी लंबा हो जाएगा, है कि नहीं? अमेरिका दिमाग लगाया कि इधर कहीं अगर हमको एक ऐसा सेना का अड्डा मिल जाए जहां से हम पता कर ले कि कितना जहाज निकली हैं सब इधर से, तो यहां हम पहले से तैयारी में बैठल रहेंगे। आओ ससुरा, दूसरे के खेत में लड़ाई होगा, जीत गए तो वो फायदा, खेत जरल तो उसका। है कि नहीं? यहां पहुंचना ही नहीं देंगे, पहुंचे होगा। अब भारत और चीन के बीच में लड़ाई अगर जापान में हो तो क्या दिक्कत है? क्या चलो लड़ते हैं वहां पे। यहां गलवान में हो गया इसलिए ना दिक्कत है। तो यही सोचा, इसलिए उसने सोचा कि क्या किया जाए, कौन से देश को पकड़े यहां पे जहां इजीली पकड़ा जा सकता है। तो मिल गया श्रीलंका। कौन देश? श्रीलंका। भारत से कहा कि भारत हमको यहाँ पे ट्रांसमिशन लगाने के लिए, बड़का रडार स्टेशन लगाने के लिए जमीन दो ना, वहां में एयरफोर्स वगैरह रखेंगे। तो भारत नेहरू ने उसको समझा दिया कि देखिए, आप क्लास ना किए हैं खान सर का, नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, आपको ना पता है, हम लोग दूसरे दुनिया के हैं। तो भारत उसको नहीं दिया। तो ये किसके में चल गया? श्रीलंका में। श्रीलंका को पता था नहीं कि हम मोहरा बन रहे हैं। तो श्रीलंका को अमेरिका ने खूब लुभावनी वादे किए, पैसा दिया, बजट दिया, लोन दिया, एक से एक पैसा दिया। श्रीलंका खुश, वाह वाह अमेरिका तो बहुत मान रहा है। बाबू तुमको सब समझाते हैं, जिंदगी में कोई अगर बहुत माने तो समझ जाना बहुत बड़का चीज मां, बहुत गड़बड़ है। इस दुनिया में हमेशा एक्सचेंज रूल लगता है। अगर आपको कुछ पैसा इन्वेस्ट करेगा तो आपसे भी रिटर्न खोजेगा। तो यहाँ तो इन्वेस्ट खूब किया। उसके बाद अमेरिका कहा कि सुनिए ना श्रीलंका, हमको यहाँ निचवा हम्बन टोटा बंदरगाह है आपका, श्रीलंका के निचला बंदरगाह का नाम क्या है? हम्बन टोटा बंदरगाह। ये दे दीजिए, हम यहाँ पर हम डेवलप करेंगे, आप भी यहाँ सामान मान लीजिएगा। हम यहाँ एक रेडियो स्टेशन और ट्रांसमिशन स्टेशन बनाएंगे। आप बनाएगा तो केकरा पे नजर रखेगा? यहाँ से रूस पे। किस पे नजर रखेगा? रूस पे। इस एरिया से रूस पे नजर रख सकता है। अब रूस पगला गया, ऊपर से ठंडा में मर जाएंगे, नीचे से ट्रांसमीटर स्टेशन से पकड़ लेगा। कितना जहाज आ रहा है, मान के चलिए कितना बड़ा जहाज, 10 गो निकला उधर 200 लगा देगा, पता ही नहीं चल पाएगा यहाँ पे। अब रूस पगला गया, कहा कि जा अब क्या करे। और रूस श्रीलंका को करेगा क्या उतना दूर से? तो भारत से कहा कि देख भारत, कुछ भी करना यार, तू बचा ले हमको यहाँ से, हम हमेशा तेरे साथ खड़ा रहेंगे, कसम खाते। तो भारत ने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं, हम देखते हैं यहां से कैसे भगाया जाता है इसको। इस बीच कहा जाता है देहात में ना रोए के रहनी तले अखिए खोदा गई। अब जबरदस्ती आदमी रोने वाला रहे, आंख खोदा जाएगा, मजे आ जाएगा, वो सोचा आधा घंटा रो देगा आदमी, है कि नहीं? बस इसी में हो गया। श्रीलंका में ना एक विवाद हो गया। श्रीलंका में एक व्यक्ति था जिसका नाम था प्रभाकरण। क्या नाम था? प्रभाकरण।
प्रभाकरण श्रीलंका में बहुत ही प्रभावशाली था और वो बेसिकली तमिल था। क्या था? तमिल। अब हम दूसरा नक्शा बना देते हैं जिसमें श्रीलंका को आपको बड़ा करके दिखाते हैं। ये भारत है, भारत का ये एरिया कौन सा है? तमिलनाडु। कौन जगह है? तमिल। इसके नीचे का ये एरिया कौन सा है? श्रीलंका। श्रीलंका का ये एरिया में तमिलों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तमिलों की संख्या क्या थी? ज्यादा थी। ये सोचो इसमें तमिल बहुत ज्यादा था सर। अब इसमें प्रभाकरण जो था उसको भारत सरकार से थोड़ा हिंट मिल गया, ये कहने लगा कि हमको अलग करिए, अलग देश। भाई साहब ये दुनिया का पहला ऐसा आतंकवाद विद्रोही संगठन था, आतंकवादी संगठन वहां के लोग कहते हैं इसे, विद्रोही था एक तरह का, जिसकी खुद की एयरफोर्स थी। अब बताओ भारत में नक्सलाइट है सबकी? नहीं है। बंदूकें लेके ना घूमते सर। क्या होगा जिस दिन एयरफोर्स लेके घूमेंगे सर, हेलीकॉप्टर लेके, हट जाओ इधर खाली करो, धक 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 धक, नक्सलाइट आया सर। सोचा हम लोग की सेना कभी इस तरह नहीं की है। अगर ये इस तरह करने लगे सब तो क्या होगा? इसके पास अपनी क्या थी? एयरफोर्स। अपनी नेवी खड़ा कर लिया, अपना हथियार पूरी तरह खड़ा कर लिया। सपोर्ट किधर से मिल रहा था? भारत। अब भारत किस उम्मीद में कर रहा था? रूस। एक बार अगर बचा लिए रूस को ना तो जिंदगी भर रूस हमारे काम आएगा। आज भी रूस भारत के लिए खड़ा रहता है, देखते हैं कि नहीं? चाइना हो जाए, अमेरिका हो जाए, सबके लिए खड़ा रहता है, क्योंकि भाई दोस्ती निभाए थे हम लोग भी यहाँ पर। तो भारत सरकार ने भी बहुत हेल्प किया। ये हमारी सबसे बड़ी विदेश नीति में एक तरह से कहिए हमारे ऊपर भी दाग है। लेकिन हम आपको क्या बताएं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। हम लोगों ने क्या कर दिया? चढ़ा दिया यहाँ पर इन लोग को, प्रभाकरण को। अब ये लगा थूरने यहाँ पर लोगों को, इतना जघन्य अपराध करने लगे सब ये सब कि यहाँ के सिंघली बौद्ध जो थे या जो श्रीलंका के मेन लोग थे वो लोग ससुरा धागे तक AK-47 लेके मारने लगा सब ये। और इन्होंने कहा कि ये एरिया हमारा है, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। इनका खुद का झंडा था, उसमें बाघ बना था। टाइगर है तो क्या बना रहेगा? बाघ। तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम विद्रोही संगठन किसने बना दिया? प्रभाकर। किसने बना दिया? प्रभाकर। प्रभाकर नहीं, प्रभाकरण। क्या बनाया? प्रभाकरण। प्रभाकरण। प्रभाकरण ने इसने चालू कर दिया। इतना भयानक विद्रोह हुआ कि श्रीलंका सरकार पागल हो गई, पूरी तरह से क्या हो गई? पागल हो गई। अब भारत सरकार ने भी नहीं सोचा था कि इतना खतरनाक कांड करेगा। ये यहां से बढ़ते बढ़ते ज्यादातर श्रीलंका के एरिया पे कब्जा कर लिया। लो अब ऐसा लगने लगा कि जैसे ये खुद अलग देश नहीं मांग रहे हैं, श्रीलंका को अलग कर देंगे, लो तुम जाओ उधर। अब भीषण बवाल हो गया। श्रीलंका भी धीरे धीरे समझ रहा था कि आखिर मैटर क्या है। श्रीलंका भारत से कहा कि भाई आप ये लिट्टे को प्लीज समझाइए, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम आप जो कहेंगे हम आपकी बात मानेंगे। तो भारत का प्लानिंग क्या था पता ही है? क्या जी? ये वाला आप बंद, यहाँ का ट्रांसमीटर स्टेशन क्या कीजिए? कैंसिल कर, हटाइए यहां से अमेरिका अमेरिका को, बाकी हम शांत करा देंगे। और भारत खुद चाहता था शांत कराना। रीजन क्या था कि ये एक बहुत दूरदर्शिता में देखेंगे तो खतरनाक हो सकता था खुद भारत के लिए। अगर वहां LTT सक्सेस हो जाती, अगर बाय द वे LTT क्या हो जाती? सक्सेस हो जाती, और वहां एक अलग देश बना लेते, तो आगे समझिए भारत के लिए क्या होता कि ये तमिल वाले भी तमिल वालों का भी लगाव इनसे बहुत अच्छा खासा हो जाता है। आज भी अगर भारत सरकार LTT के लिए कुछ अच्छा काम करती है, मतलब श्रीलंका के लिए कोई अच्छा काम करती है, तो ये विरोध करता है सब भारत सरकार। मनमोहन सिंह जब सरकार चला रहे थे तो गठबंधन की सरकार थी, मनमोहन सिंह की, मोदी जी की तरह बहुमत की सरकार नहीं थी। मनमोहन सिंह श्रीलंका से जब बातचीत करने गए तो इन्होंने गठबंधन तोड़ लिया कि काहे बतिया रहे हैं उससे, समझ में गया? चेन्नई में मैच होने वाला था, श्रीलंका के खिलाड़ी आने वाले थे, विरोध कर दिया सब कि यहाँ श्रीलंका के खिलाड़ी नहीं खेलेगा सब तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु इसमें बड़ी विवाद चलता है। तो दूरदर्शिता देखिए, हमेशा देश के बारे में सोचना चाहिए कि हमारे देश के लिए खतरा हो जाता है। ये हो जाता है एक नया कश्मीर मुद्दा कि पास में रख के आप किसका फेवर करने लगी है? पाकिस्तान का। धीरे धीरे ऐसा मुद्दा होने लगता। आज फ्यूचर में ऐसा नहीं कि हो गया था, लेकिन ये दिक्कत था। तो खुद उस समय सोच रही थी इंदिरा गांधी की ऐसा ना हो। तो भाई भारत सरकार ने इनको कहा कि ठीक है तुम हटाओ, हम श्रीलंका को यहां से, किसको भगा दो? यहां से अमेरिका को भगा दो, बाकी बात है हम क्या कर लेंगे, संभाल लेंगे यहाँ पे। तो यहां से अमेरिका का बोरिया बिस्तर समटा गया। रूस ने भारत से कहा कि जिंदगी में तुमको कभी जरूरत पड़ेगा ना, तुम एक बार हमरा याद करियो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तो भारत ने भी कहा कि ठीक है जरूरत पड़ेगा तो बताइए करेंगे। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम अब तमिलनाडु के किसके लिए समस्या बन गए? सब श्रीलंका के लिए। तो भारत सरकार ने यहां अपनी सेना भेजा। भारत सरकार ने क्या भेजा? सेना। राजीव गांधी थे उस समय प्रधानमंत्री, सेना भेजे। और राजीव गांधी के कहने पर यहां पर भारतीय सेना गई और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के जितने आतंकवादी थे सबको धंधना के भून भान के खत्म कर दिया। अब भाई तू कितनों हो तो विद्रोही ना हो, भारत की फौज के आगे क्या करोगे?
हाँ, ऐसा ऐसा बहुते विद्रोह भारत ने कश्मीर में शांत किया है, शांत करा दिया। अब प्रभाकर पगला गया, मरा गया प्रभाकर वगैरह सब कहे गिरी ससुराई तो धोखा दिया हम लोग को लग रहा था देश बनाएगा, ये तो दूसरे मैटर के लिए निपटा के चल गया। उन लोगों ने कहा कि ना छोड़ेंगे राजीव गांधी। अब डबल समस्या। श्रीलंका के लोग भी भली भांति समझ रहे थे कि शुरुआत में लिट्टे को समर्थन किसने दिया था, भारत। अब भारत दोनों ओर से गया। श्रीलंका के लोग को भी पता था कि लिट्टे को पहले चढ़ाया कौन, भारत, और लिट्टे को भी पता था चढ़ा के हमको मारा कौन, भारत। तो भारत किसका दुश्मन हो गया, दोनों का। अब राजीव गांधी गए, जब भारतीय फौज कहां गई, श्रीलंका में, और पूरी तरह से वहां धो दी लिट्टे वाले को। तो भारत सरकार जब वहां गए थे राजीव गांधी सलामी लेने, तो श्रीलंका के सेना का एक जवान था। अब जब सलामी दिया जाता है ना बंदूक से इस तरह, तो उसमें गोली नहीं रहती। सलामी शस्त्र आप लोग एनसीसी वगैरह किए होंगे, तो इस तरह से सलामी शस्त्र होता है यहाँ पे। तो सलामी शस्त्र होता है ना, ये बगल शस्त्र, बाजू शस्त्र, फिर सलामी शस्त्र, तो ऐसे सलामी शस्त्र दिया जाता है। तो सलामी शस्त्र जब दिया गया था, ऐसे सलामी शस्त्र दिया था। और जब राजीव गांधी इधर से गुजरे ना, तो बट, बंदूक का पिछला भाग क्या होता, बट मारा था, कंधा टूट गया था राजीव गांधी, श्रीलंका वाला। और इधर तो श्रीलंका से तो दुश्मनी हो ही गई थी, और इधर जो लिट्टे वाले थे सब, इन्होंने किसको टारगेट ले लिया, राजीव गांधी को। और राजीव गांधी को बम से उड़वा दिया लिट्टे वालों ने। एक नलिनी नाम की महिला थी, अपने शरीर में बम बांध के आई, और राजीव गांधी के पैर छूने गई, अब उसमें बम बंधा हुआ था, अपने साथे उड़ा दी, चिथड़ा उड़ा दी। समझ में आ गया कि नहीं। मद्रास में उस समय चेन्नई का नाम क्या था, मद्रास वगैरह, बहुत भीषण उनकी जान चली गई। तो आप बताइए भाई, द्वितीय जो शीत युद्ध चल रहा था वो किसके किसके बीच, अमेरिका। इसमें रूस, ये श्रीलंका सोचा कि हम किसकी दुनिया का हिस्सा हो जाए, पहली दुनिया। आधा लोग को साफ कर दिए सर लिट्टे वाले ने, और लिट्टे को साफ कर दिया भारत सर। इधर हमारे राजीव गांधी भी चल गए। बताइए, शीत युद्ध में अमेरिका और रूस के बीच एक भी गोली चली, और श्रीलंका में लाश बिछ गया। अब भारत के सामने एक समस्या ये आ गई कि अमेरिका ससुरा हम लोग को टारगेट ले लिया कि तुम ही चोट्टा हटाया है यहां से। अब भारत सरकार बड़ी टेंशन में आ गई कि चाचा हम तो इससे दोस्ती तो हो गया, लेकिन वो पागल थोड़ी है अमेरिका। अमेरिका क्या कहेगा, तो अब भारत से दुश्मनी ले लिया। अब कहा कि भारत तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। इधर चीन खूब खुश हो गया, हाँ आओ आओ, हम रिसीदाने आ रहे थे ना, आओ। अब भारत की दुश्मनी किससे, अमेरिका की दुश्मनी किससे हो गई, भारत, चीन, रूस। अब भारत ने कहा, अमेरिका ने कहा कि छोड़ेंगे नहीं ये करा। अब अमेरिका का अगला नजर आया नेपाल। किसका नजर आया, नेपाल। अब नेपाल के राजा को ही फुसलाना चालू किया। इन्हों के दिन खराब है, अभी देखिए ना, इनका दिन खराब है। भाई नेहरू पागल थोड़े था जो गुट निरपेक्ष में जा रहा था। श्रीलंका थुरा है ना अभी एलटीटी से, अब यहां नेपाल में गया अमेरिका। नेपाल को खूब पैसा वैसा दिया, एयरपोर्ट और बनवाने लगा, स्कूल कॉलेज खुलवाने लगा। तो नेपाल खूब खुश हो गया, वाह वाह, अमेरिका जैसा बड़ा देश हमारे का फेवर कर रहा है। देखो भाई साहब, अगर बड़े लोग या गुंडे बदमाश, इन लोग से दोस्ती बहुत खराब होती है। इससे सूर्य कब पलटते हैं से किसी को ठीक नहीं होता है। इन लोग की दोस्ती दुश्मनी का कोई ठीक नहीं होता, कब किधर चल जाते हैं। इसको अगर अच्छे से समझना है ना, तो बिहार की एक मूवी थी अपहरण, अजय देवगन की, नाना पाटेकर, अजय देवगन, उसमें देखिएगा बड़ा आदमी किस तरह पलट जाता है। इन लोग का कोई कोने थाली में पलटेगा से कोई ठीक नहीं होता। इसलिए भारत समझ रहा था कि भैया अमेरिका किसी का नहीं है। नेपाल खूब खुश, वाह वाह। अब नेपाल में एक बहुत बड़ी समस्या थी, आंख के मरीज। वहां पर जलवायु ऐसी थी कि आंख बड़ी जल्दी खराब हो जाता था। अमेरिका ने क्या किया, खूब डॉक्टर भेजा। अमेरिका में एक से एक डॉक्टर थे सब। ओ माय गॉड, आंख तुम्हारा खराब है, लाओ ऑपरेशन कर देते हैं। धड़ाधड़ वहां ऑपरेशन करना चालू किया। अब जहां जो चीज होता है ना, वहां के लोग, रीजनल लोग सीख जाते हैं उस चीज को। अब जैसे मान के चलिए कहीं पे कोई भी चीज का उत्पाद, जैसे मान के चलिए बिहार में ही लिट्टी बहुत ज्यादा बनता है, तो यहाँ हर आदमी को नॉर्मली पता है कि लिट्टी बनेगा कैसे। तो वहां आंख के डॉक्टर खूब आने लगे। और नेपाल के लोग भी सीखने लगे। आज भी नेपाल में आंख बड़ी अच्छा बनता है। इनका आंख बना रहा था। उसके बाद नेपाल को खूब पैसा दिया, आंखों बना हुआ है, डॉक्टर भेजा, मेडिकल सुविधा दिया। उसके बाद अमेरिका कह रहा है कि सुनो नेपाल, एगो सेना का अड्डा दे दो हमारा। नेपाल का एकदम ले लीजिए। हमने कहा कि भाड़ा लगेगा, तो अमेरिका ने कहा कोई बात नहीं, हमारा पैसा का कमी थोड़ी है। अमेरिका खूब खुश हो गया, वाह, अगर यहाँ हमको सेना का अड्डा मिल जाए तो एकरा तो कूच देंगे हम। एक श्रीलंका में से यही भगाया था, कूच देंगे। यहाँ से नेपाल इसको, चाइना को बड़ी मजा ले रहा था, तोरो कूच देंगे। यही लगले यहाँ से रूस। उस समय रूस ये पूरा एरिया किसका था, रूस का। उस समय रूस का ये पूरा एरिया था, यहां तक इतना बड़ा। कहा कि यहां से रूस पास है, कितना पड़ेगा, एक बार में तीनों को मारेंगे। अब भड़क गया कौन, चीन।
कौन भड़का था? चीन। कहा कि चोटा कहीं का हमारी सीधाने तू लिया के सेना का अड्डा देते तुम यहाँ पे। इसने कहा कि कैसे किया जाए, तो चीन इतिहास से बहुत सीखता है। उसने देखा भारत कैसे कैसे श्रीलंका में कांड किया था, अब ऐसा ही कांड कहां खोज रहा है? नेपाल में क्या किया जाए? तो वहां एक अलग देश की मांग कर रहे थे सब। कहा कि नेपाल में अलग देश होगा कैसे, तो खाली पहाड़े हैं यहाँ पे, जनसंख्या ज्यादा है नहीं। तो क्या कहा कि कैसे यहाँ लड़ाई कराया जाए? तो वहां पे राजतंत्र था, राजा का शासन था। तो कुछ लोगों को यहां पर, चीन में शासन था माओ से तुंग का। किसका था? माओ से तुंग। तो माओ से तुंग ने कुछ विद्रोहियों को घुसा दिया। कहां पर? नेपाल में। हथियार दिया, पैसा दिया, ट्रेनिंग दिया, सब दिया। कहा कोई दिक्कत नहीं, तुमको जितना गोली चलाओ कोई हिसाब नहीं देना है, सब धन धना के क्या करना है, मारना है एकदम जबरदस्त नेपाल में। और क्या कहना है कि राजा का शासन नहीं रहेगा। रजवे ना एयरपोर्ट दे रहा है रजवे को उखाड़ फेंको यहाँ पे। अब उस जो माओ के कहने पे घुस गया सब माओवादी। कौन घुस गया? सब माओवादी। अरे भाई साहब, नेपाल को इतना धो दिया सब कि अगले 18 से 20 साल तक नेपाल माओवादियों से लड़ता रह गया। गृह युद्ध फंस गया। उधर अमेरिका बोल रहा है एयरपोर्टवा बनाए, ठेका चालू करें। कहा भाग तुम यहां से, तुरंत भाग, छोटा कहीं का, तोरे चक्कर में यहां सब हो रहा है, हम नहीं समझ रहे यहाँ पे। अब वो बेचारा नेपाल के राजा चीन से कह रहा है कि अब देखिए हम अमेरिका को भगा दिए, यहां जैसे श्रीलंका भी भगा दिया था, तो भारत वहां लिट्टे को खत्म किया था ना, आप भी माओवादी को खत्म कर दीजिए। कहा कि वो सब भूल जाओ, माओवादी मेरा है ही नहीं, छोड़ दिया नेपालवा, चाइना वहां पे। अब पूरी तरह तबाह हो गए सब। अब वही माओवादी इधर से घुस गए सब किधर, बंगाल होते हुए छत्तीसगढ़ में। उन्हीं का एक तो अलग स्ट्रेन है, उसी विचारधारा से नक्सलवाद, ये सब चीजें अलग अलग घुस गए सब यहाँ पर। तो ये शीत युद्ध देखिए कितना खतरनाक था। अमेरिका के लिए दुश्मन बहुत बनते गए सब, भारत चीन, रूस, इसको कहा गया शीत युद्ध। आप बताओ नेपाल में इतनी लाशें गिरी, क्या इसके लिए नेपाल जिम्मेदार था? अमेरिका। चाइना में जो श्रीलंका में हुआ उसके लिए अमेरिका। तो शीत युद्ध कब से चालू हुआ था? 1945 के बाद।